हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 3 के पार्ट 2 को, जो कि हमारा ये चैप्टर है उसका नाम है आरंभिक नगर। तो इसी चैप्टर के पार्ट 1 को हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके मेरे इस पिछले वीडियो को देखें। तो पार्ट 1 में हमने देखा था आरंभिक नगर, जो हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें देखा था कि हड़प्पा जो हमारा था वो हमारे सबसे पुराने नगरों में आता है। हड़प्पा के नगर जो हैं सबसे पुराने नगरों में से आते हैं। लगभग 4700 साल पहले जो है ये नगर बसे थे। इनका पता जो है हमने पता लगाया कि ये कितने साल पुराने थे, तो ये 4700 साल लगभग पुराने थे। और इनके विभिन्न नगरों के बारे में, जैसे कि मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, इन सब के बारे में हमने देखा था कि कौन कौन से नगर थे और हर नगर में कौन कौन सी जो है खास इमारतें। जैसे हमें मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानघर, महान स्नानघर देखने को मिला। इसी तरह से और भी कई खास इमारतें अलग अलग नगरों में हमने देखा कैसे थे। और उस समय के लोगों के, उस समय के हड़प्पा सभ्यता के नगर में रहने वाले लोगों के घर किस तरह के होते थे, 1 मंजिला होते थे कि 2 मंजिला होते थे। उस वक्त ईंटों की चिनाई कैसे की जाती थी, कैसे लोग रहते थे, उस वक्त के शिल्पकार कैसे हुआ करते थे, उस समय की मूर्तियाँ कैसी बनती थी। हमने इन सब चीज़ों को अपने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। तो चलते हैं और बढ़ाते हैं अपने इस वीडियो को आगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि सभ्यता के अंत का रहस्य। अब तो हमने देख लिया कि हड़प्पा सभ्यता जो है शुरू हुआ था और क्या कहता है किस तरह के नगर थे, कहाँ कहाँ क्या क्या था, हमने देखा। लेकिन ये अंत भी हुआ इसका, इस सभ्यता का अंत हुआ। ये नहीं हुआ कि ये चलते ही आ रहा है, इसका अंत हुआ। तो किस तरह से सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ? लगभग 3900 साल पहले, 4700 साल पहले जो था ये शहर था, और 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। तो अचानक से जो है यहाँ पे लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। उस वक्त के ज़्यादातर जो है, अगर किसी सभ्यता का अंत होता था तो ज़्यादातर सभ्यता के अंत होने का कारण जो है प्राकृतिक कारण होता था। कि अगर कहीं बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो ज़्यादातर प्राकृतिक कारण ही होते थे। वहाँ के जो है घास के मैदान अगर कहीं के ख़त्म हो गए, या फिर पशुओं के लिए चारा जितना बचा होता था सब खत्म हो जाता था। बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, ज़्यादातर प्राकृतिक कारणों से किसी सभ्यता के अंत होने का रहस्य होता है। तो यहाँ देखते हैं कि इस सभ्यता के अंत का क्या रहस्य था। तो अचानक से 3900 साल के पहले जो है अचानक से लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। वहाँ पे मुहर बाटों का प्रयोग होना बंद हो गया, और ना जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनने लग गए। जल निकास प्रणाली, जो पानी घरों से जो नाले निकलते थे, घरों के नालों से जो पानी निकलता था, गंदे पानी निकलते थे घरों से, वो सभी कुछ जो है वो प्रणाली जो एक सिस्टम बना हुआ था वो सब नष्ट हो गया था। जिसके कारण से कि शहर में कचरा जमने लग गया था। इतने मतलब कचरे जम गए थे, सब कुछ जम गया था कि जिससे कि झुग्गीनुमा उनसे भी कचरों के घर बनने लग गए थे। यह सब क्या हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है, कुछ विद्वान अटकलें लगाते हैं कि नदियाँ सूख गई थी। नदियाँ, मैंने बोला प्राकृतिक कारण है, नदियाँ सूख गई थी, नदियाँ सूख गई थी। अन्य का, किसी दूसरे को कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, जंगल का विनाश हो गया तो पशुओं के लिए चारा नहीं बचा, ईंधन नहीं बचा। ये कारण हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। ऐसा भी मैंने बताया था कि हो सकता है कि चारागाह समाप्त हो गया होगा। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, और कुछ इलाके में बाढ़ आ गया, कुछ इलाकों में सूखा आ गया, कुछ इलाकों से चारागाह खत्म हो गए। तो ये सभी कुछ विद्वानों का कहना है कि ये सभी कारण हो सकते हैं सभ्यता के अंत का। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। लेकिन एक नगर में अगर मान लीजिए सूखा आया है पर दूसरे नगर में नहीं आया होगा, एक नगर में जाड़ा का खत्म हुआ दूसरे नगर में नहीं आया होगा, तो हम एक ही साथ एक रीज़न से नहीं बता सकते हैं ना कि पूरे सभ्यता का अंत आखिर क्या हुआ था। ये नहीं पता है, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो कुछ ही इलाकों में ही हुआ होगा। ठीक है, ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। हो सकता है कि शासक जो थे वहाँ पे वो कमज़ोर हो गए होंगे, कुछ नियंत्रण नहीं रहा होगा, तो सारा वहाँ पे ख़त्म हो गया होगा। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं श्रीलंका में हो रहा है। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है।
लेकिन जो परिवर्तन हुआ उसका असर तो दिख रहा था कि कैसे जो है वहाँ पे हर चीज़ों का इस्तेमाल होना बंद हो गया था, जो गिनुमा घर बनने लग गए थे, हर चीज़ नष्ट हो गया। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। अभी जो पंजाब में पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में जो बस्तियां थी उस समय हड़प्पा की, वो सारी नष्ट हो गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। फिर जो ये सभ्यता अंत हुई, इसके लगभग 1400 साल बाद फिर किसी सभ्यता के विकास का हमें मिलता है प्रमाण। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अब 1400 साल बाद जो है कुछ जिन नगरों का विकास हुआ उसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 या चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि सभ्यता के अंत का क्या था रहस्य। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। अब अगर आपके पास एटलस है तो आप उसमें मिस्र देखिए कहाँ है। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। अब मिस्र में ही नील नदी है, नील नदी के आसपास वाले इलाके, नील नदी के जो आसपास का इलाका है उसे छोड़कर मिस्र का जितना भी भाग है वो रेगिस्तान है, वहाँ पे बालू ही बालू है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थी। अच्छा, ये जो हमें हड़प्पा सभ्यता मिला है, ये हमारे भारत उपमहाद्वीप के आसपास के क्षेत्रों में मिले, यहाँ पे थी ये हड़प्पा सभ्यता। तो दूसरे देशों में भी सभ्यता मिली है, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता होती है, ये यहाँ पे मिस्र की मिलती है सभ्यता। तो ये मिस्र की सभ्यता जो है 5000 साल पहले, सोचिए, इसके बारे में पता लगाया गया है। तो यहाँ पे जो ये पिरामिड्स बनाए गए हैं ये उसी समय सभ्यता की, आपको मिस्र में जो ये सब पिरामिड आपको दिख रहे हैं ये कब्र होते थे। उस समय जो लोग मर जाते थे तो उस पे ये इतने बड़े कब्र का निर्माण करते थे, जो आज तक भी हैं। तो ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमारे यहाँ किसी सभ्यता का था, हर देश से हमें अलग अलग सभ्यता मिली है। अभी भी इनफैक्ट खुदाई होती है तो हमें बहुत सारे शहर के शहर मिल जाते हैं खुदाई में। सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर तक भेजे। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। मिस्र में जो है मकबरों को बड़े बड़े पिरामिड के रूप में बनवाया। राजा के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, जो राजा मरते थे उनके शवों को जो है इन्हीं पिरामिड के अंदर रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। मम्मी क्या कि उसको जो है आपने देखा होगा किसी मूवी में या फिर किसी सीरियल में, मम्मी पूरा उसमें जो है वाइट वाइट ऐसे लपेट करके उसके अंदर रखा जाता था, उसको मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। अब हो सकता है कि उस इंसान को जिसे उसमें कब्र में रखा जाता था तो उससे जो चीज़ प्रिय होती होगी, जो चीज़ उसे अच्छी लगती होंगी, जो सबसे उसके दिल के करीब होगी, उसे उसमें रख देते थे। अगर उसे किसी खाने चीज़ से बहुत लगाव है, खाने की चीज़ से, तो खाने की चीज़ रख देते थे। किसी जानवर से जो बहुत लगाव है तो उसके रख देते थे उसमें, या फिर जो कुछ उसे पीना पसंद है तो रख देते थे, कोई वस्त्र उसे पसंद है तो उसमें रख देते थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफन किया जाता था। अरे, कभी कभी तो उनके सेवक और सेविकाओं अगर ज़्यादा उन किसी के करीब हैं तो उनको भी दफना देते थे। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो अब इतना सब कुछ किया जाता था एक शव को दफनाने के लिए, तो मिस्र में जो है बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता था शवों को दफनाने में। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? अब ये तो कौन कह सकता है कि मरने के बाद ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन अब अगर कोई मर जाता है तो इनके साथ किसी जिंदा इंसान को दफना देना ये तो बहुत गलती है भाई। जिंदा इंसान को क्यों दफनाया जाए? अब उस समय की सभ्यता थी, हम बोल भी क्या सकते हैं। यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े थे, आप यहाँ पे एक नज़र डाल लें। हमने नगर के बारे में पढ़ा था कि नगर का जीवन कैसा था, नगर में बाजार थे। तो यहाँ नगर कहा जा रहा है। नगर दुर्ग क्या था? नगर दुर्ग मैंने बोला था ना कि वो जो नगर का ऊपरी हिस्सा होता था, जो कि छोटा होता था, पश्चिमी हिस्सा, उसको नगर दुर्ग। शासक जो वहाँ पे शासक करते थे, लिपिक जो लिखते थे, किसी मुहर पर लिखते थे। मुहर होती थी अगर जो है किसी भी जो सामान बनता था उसके ऊपर पैकिंग के बाद ऊपर से वो
उस पर चिपकाते थे मिट्टी के ऊपर। शिल्पकार जो होते थे, जो शिल्प का काम करते थे, धातु बहुत तरह की होती हैं, जैसे तांबा हो गई, सोना हो गई, लोहा हो गई, हर तरह के धातु होते हैं। विशेषज्ञ जो वो होता है जो किसी खास काम में जो है निपुण होता है, विशेषज्ञ हो गया। कच्चा माल हो गया, जैसे कपास, कपड़े बनाने के लिए कच्चा माल क्या हो गया, कपास हो गया। इसी तरह से हल है, खेतों की सिंचाई करने के लिए हम हल का उपयोग करते हैं। सिंचाई, खेतों में सिंचाई होती है तभी उसमें फल लगते हैं अच्छे से। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी हुई हैं, आप इनको देख लें। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई थी। इनको देख लें, याद रखें, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में खेती हुई थी कपास की। नगरों का आरंभ कब हुआ था, 4700 साल पहले, ये तो स्टार्टिंग में दिया हुआ चैप्टर के। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले और अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। यानी हड़प्पा के बाद जो है 2500 साल पहले। हम आपको याद होगा, हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा था कि गंगा नदी के किनारे जो नगर बसे थे वो 2500 साल पहले बसे थे। हमें 2500 साल पहले का दिखा है। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ये चैप्टर यहीं पे। ये वीडियो हमारा आज का छोटा था थोड़ा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस और दूसरे चैप्टर के लेकर के आऊँ। धन्यवाद।